बहरहाल सवाल एक महंगाई को लेकर भी खड़ा हो गया है। महंगाई का सिलेंडर फटा है क्या आज? क्योंकि आज 1 मई है और ऐसा लग रहा है और महंगाई आ गई। ये क्यों कह रही हूं मैं आज, ये भी आपको बताती हूं। 993 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल सिलेंडर और आज 1 मई से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। अब आज से जैसे ही सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो ऐसा लग रहा है सिलेंडर फट गया है, महंगाई का बम फट गया है, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर भी पड़ेगा। और इसीलिए इसको लेकर कैसे देश भर में चर्चाएं हो रही। अब कीमतों में भारी उछाल इससे आएगा, जिससे होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों की टेंशन भी बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती एनर्जी प्राइस और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर है अब सीधे भारत में गैस के दामों पर यह दिखने लगा है। हालांकि घर की रसोई संभालने वालों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू गैस का सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं, ये दाम अभी भी स्थिर बने हुए हैं। आपको बताती हूं कि खबर क्या है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर अब महंगे हो गए। आज से 1 मई से ये कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगे हुए। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 3071 रुपए हो गई। 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 261 रुपए बढ़ गई। अब 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम 600 रुपए हो गया है। अब आप सोचिए कि जिस तरह से ये कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उससे क्या लोगों को अपने घर के सिलेंडर का भी दाम बढ़ने का डर सता रहा है? जरा सुनिए। पहली बार 1000 रुपये ज्यादा किया, अभी 15 दिन छोड़ के और ज्यादा होता है करके बोल रहे, 500 रुपये और ज्यादा होता है करके। ऐसा हो गया तो हम कैसा चलना है, होटल कैसा चलना है हम लोग। 1000 रुपये नहीं बढ़े, ये व्यापारी की कमर तोड़ने वाली बात होगी। व्यापारी क्या करेगा? रेट बढ़ाएगा तो धंधा कम होगा, धंधा कम होगा तो उसके स्टाफ पे फर्क पड़ेगा। बाकी सब चीज़ों, अब जैसे डीजल है, पेट्रोल है, उसके रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन अभी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। लेकिन 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, इसका इफेक्ट बहुत लंबा दिखने को मिलेगा। अभी एक दिन में ये 1000 रुपये बढ़ गया सीधा, ये सारा इफेक्ट किराए पे पड़ेगा। इसका रेट हम एकदम से बढ़ा नहीं सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करें, मजबूरी है, लाना तो पड़ेगा ही हमें। काफ़ी प्राइस बढ़ा सर, मतलब 5-6 हज़ार का प्राइस बढ़ गए हैं गैस के, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा हमें। काफ़ी पर हमने रेट में कोई चेंज नहीं किया। अभी नहीं किया चेंज। नहीं, हमने रेट। अगर ये ऐसा ही। अब ये कमर्शियल सिलेंडर के दाम कब कब कैसे बढ़े हैं, जरा इस पर एक नजर डाल लीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कह रही हूं कि ये महंगाई बहुत बुरी है। देखिए, 1 मार्च को तकरीबन 28 रुपए ये सिलेंडर के दाम बढ़े। उसके बाद 7 मार्च को 114 रुपए। अब ये वही समय है जब युद्ध भी छिड़ा, तो इसकी वजह का इसका भी सीधा असर पड़ा। 1 अप्रैल को 195 रुपए से 200 रुपए का दाम बढ़े। उसके बाद 1 मई को रिकॉर्ड 993 रुपए का दाम यानी आज बढ़ा है। तो तकरीबन 1000 रुपए का इजाफा इस सिलेंडर के दाम में हो गया, जिसका सीधा मतलब यह है 19 किलो का ये सिलेंडर भारी महंगाई बढ़ाने वाला है। जरा देखिए एक रिपोर्ट। ईरान में जब जंग की आग लगी थी तो उसकी आंच हिंदुस्तान तक नहीं पहुंची थी। अब जब सीज फायर चल रहा है तो वो आग हर हिंदुस्तानी की जेब तक पहुंचने वाली है, क्योंकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब महंगा हो गया है। रेस्टोरेंट, ढाबे, छोटे उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत 993 रुपए बढ़ गई है, जिसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा है। लिखा है कि यह चुनावी बिल है। दावा किया है कि फरवरी से अब तक दामों में 1380 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, मतलब सिर्फ 3 महीने में ही 81% का इजाफा। राहुल गांधी के मुताबिक पहला बार गैस पर हुआ है और अब अगला बार डीजल पेट्रोल पर होगा। महंगाई की मिसाइल के तौर पे, महंगाई मैन के तौर पे देश याद करेगा श्री नरेंद्र मोदी को। इनकी महंगाई की रफ्तार तो सारे मिसाइलों के ऊपर जा रही है। मैं कहना चाहता हूं आज लगभग 1000 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा और 1 मई को ये महंगाई बम फटा है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं आने वाले समय में इसका असर थोड़ा आपकी जेब पर कम हो। तस्वीरें आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल में कैसे बवाल देर रात हुआ है, उसके बाद की ये तस्वीरें आई। अब कुछ इस तरह की तस्वीर रात को सामने आई, क्योंकि ममता बनर्जी देर रात काउंटिंग सेंटर पहुंची और
वहां शेखावत मेमोरियल स्कूल में काउंटिंग सेंटर पे पहुंच गई। काउंटिंग सेंटर में घुसने से उन्हें रोका गया। फिर ममता बनर्जी ने नियमों का हवाला दिया, तब जाकर उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि नॉर्थ कोलकाता जहां वो पहले पहुंची थी वहां की वो उम्मीदवार नहीं है और जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ उम्मीदवार ही जा सकते हैं। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया कि वो कैसे पहुंच गई। तो शुवेंदु अधिकारी के जो एजेंट हैं इंद्रनील, वो भी पुलिस से कहासुनी करके अंदर पहुंचे। शुवेंदु के एजेंट भी स्ट्रांग रूम में पहुंच गए। तो सिर्फ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके एजेंट्स को ही अनुमति होती है, इसीलिए ये दोनों आमने सामने बैठ गए। ममता ने 4 घंटे तक ईवीएम की निगरानी की और शुवेंदु के एजेंट भी ममता के सामने उसी तरह बैठे रहे। भवानीपुर में ममता और शुवेंदु के बीच टक्कर है, लेकिन कल बीती रात 4 घंटे तक ममता बनर्जी ईवीएम्स के सामने कुछ इसी तरह से धरना देते रहे। अब काउंटिंग सेंटर में 4 घंटे तक ईवीएम की निगरानी करने के बाद ममता बाहर निकली तो ये तस्वीरें आई। बाहर मीडिया और समर्थकों का हुजूम था। काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलने के बाद ममता ने ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया और बता दिया कि आखिर रात को वो काउंटिंग सेंटर क्यों पहुंची और बीजेपी कर क्या रही है, उनके आरोप क्या थे, जरा सुनिए। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी जो हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डालब को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन as per our election rules, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room, but outside at the door of sealed room. तो ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी कह रही है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ बीजेपी करा रही है। स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, ये भी कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी। अब ये आपको बताऊं कि बिना बताए स्ट्रांग रूम की सील तोड़ दी गई, ये कहा गया। अब बीजेपी कह रही है कि टीएमसी लोगों में एक झूठ फैला रही है। ममता क्या कह रही है? ममता कह रही है स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ हो रही है। अब बीजेपी कह रही है कि हार की बौखलाहट में गलत बयान ममता बनर्जी दे रही है। ममता का कहना है कि लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि ममता तो राजनीतिक ड्रामा करने में माहिर रही हैं, यही वो हमेशा करती हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हम देर रात धरने पर आए हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सिर्फ माहौल बनाती है और कुछ नहीं करती। ममता कहती है हमारे विरोध पर बीजेपी क्यों भड़क रही है, और बीजेपी कह रही है कि इन बातों का जनता में कोई असर नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है कि ये सब करके आप जनता को बरगला सकते हैं। अब ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाती है और कहती है कि ये बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। वहीं बीजेपी कहती है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने की कोशिश मत करिए। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कल रात के धरने पर किस तरह भड़के हुए हैं, जरा सुनिए। एक तो देखिए, प्रत्याशी के नाते जाना कोई ऑब्जेक्शनेबल काम नहीं है, जो ड्रामा कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या काम है 4 घंटा तक वहाँ जाकर घर में जैसे कपड़ा पहनता है उस करके, क्या ये सब क्या ड्रामाबाजी नहीं? वहाँ ईवीएम टेम्पर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, क्या है उनका? ये ठीक नहीं है। वो तो सुनने वाला नहीं है, हारने वाला है। करने दीजिए, 2-3 दिन और करेगा। बंगाल में चेंज हो रहा है, सबको पता चल गया। अब इससे पहले टीएमसी ने एक वीडियो सर्कुलेट किया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो मेरे इस बगल में चल रहा है, ये वीडियो कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम का है। अब इसी वीडियो को जारी कर टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा और लोगों से कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, देखिए कैसे स्ट्रांग रूम में लोग पहुंच गए हैं। अब इसी के बाद पूरा सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर दी। बाद में चुनाव आयोग भी सामने आ गया, क्योंकि आरोप सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे थे। टीएमसी के चुनाव
धांधली वाले आरोपों पर कैसे जवाब दिया है वो भी आपको दिखा देते हैं। ईवीएम और स्ट्रांग रूम से छेड़छाड़ के आरोप बेबुनियाद हैं, ये चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग का कहना था कि काउंटिंग सेंटर्स में गड़बड़ी की गुंजाइश है ही नहीं। टीएमसी के वीडियो में दिख रहे लोग चुनाव कर्मचारी है, न कि बीजेपी के एजेंट या किसी दल के एजेंट। नियमों के तहत पोस्टल बैलेट्स अलग अलग कर रहे थे और खुदीराम सेंटर में 7 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम आते हैं। स्ट्रांग रूम में रखे पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम अलग किए जाने थे, उसी की प्रक्रिया थी और उसके लिए 30 अप्रैल को शाम 4 बजे का वक्त तय हुआ था। जब भी ऐसा होता है इसके लिए पर्यवेक्षकों और रिटर्निंग ऑफिसर्स को बताया जाता है। इस बार भी बताया गया था और उन्होंने वो चिट्ठी भी दिखाई जिसमें ये जानकारी राजनीतिक दलों को दी गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कैंडिडेट्स एजेंट्स को खबर दी और कुछ उम्मीदवार वहां पहुंच गए। अब स्ट्रांग रूम की सील चेक की गई, तय समय पर पोस्टल बैलेट्स को अलग किया गया ईवीएम से। यह काम स्ट्रांग रूम के गलियारे में हो रहा था और ये सब कुछ वहीं से बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया जा रहा था, बाहर दिखाया जा रहा था। वहीं से टीएमसी ने ये वीडियो बनाया है। सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने का आरोप भी गलत है, यह भी चुनाव आयोग ने कहा। उन्होंने कहा कि ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम्स की लाइव फीड उपलब्ध रहती है। जो लाइव फीड है यानी कि 24 घंटे की ये फीड उपलब्ध रहती है, इसमें कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती है और वो आप सामने देख सकते हैं। अब हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती कोलकाता में मौजूद हैं और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इन स्ट्रांग रूम्स यानी जहां ईवीएम्स रखी होती हैं वहां पहरेदारी और बढ़ा दी गई है पहले से। जरा देखिए। मैं भवानीपुर में खड़ा हूं अभी और यहाँ पर जो है एक काउंटिंग सेंटर है, इसका नाम है सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों का जमावड़ा है। यहाँ पर मीडिया के लोग हैं और मीडिया को यहाँ से थोड़ी दूर कर दिया गया है, ये कहते हुए कि आप 100 मीटर 200 मीटर दूर रहें। लेकिन आप देख सकते हैं सुरक्षा के पूरे जो हैं वो इंतज़ाम है। यहाँ पर पूरे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी है। यहाँ पर पीछे देखिए, ये विजुअल देखिए, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं और वो पूरे चप्पे चप्पे पे निगाह लगाए हुए हैं। कल की घटना के बाद अब ईवीएम की सुरक्षा काफ़ी कड़ी है। हालांकि काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी को अनुमति नहीं है जाने की, लेकिन फोर्सेज जो हैं यहाँ पर हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पर। और जो एक बैटल ऑफ भवानीपुर की जो बात हो रही है उसके लिए सभी ने काफ़ी जोर लगा रखा है, दोनों उम्मीदवारों ने काफ़ी जोर लगा रखा है। और अब जो है चूंकि चुनाव जो है ईवीएम में बंद हो चुका है तो सबको अब उसकी फिक्र है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो। तो आपने देखा कैसे बाबा बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रांग रूम्स के आगे बढ़ा दी गई है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देती हूँ। पश्चिम बंगाल में 15 बूथ्स पर रीपोलिंग की खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही। पश्चिम बंगाल में 15 बूथ्स पर फिर से मतदान होगा और कल 15 बूथ्स पर यह मतदान होगा, वोटिंग होगी। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ्स पर फिर से मतदान है। डायमंड हार्बर के 4 बूथ्स पर फिर से वोटिंग होगी। तो ये 15 बूथ्स ऐसे हैं। और आपको बता दें फाल्टा, जहां अजय पाल शर्मा वर्सेस जहांगीर खान की आपने खबर देखी, उस पर अभी विचार कर रहा है चुनाव आयोग कि वहां पर फिर से पोलिंग होनी है कि नहीं। अब जिस स्ट्रांग रूम को लेकर इतनी खबर आ रही है कि ये स्ट्रांग रूम यानी जहां इलेक्शन कमीशन ईवीएम्स को रखवाता है, उनमें क्या धांधली की जा सकती है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रखी जाती है। अब स्ट्रांग रूम्स के लिए एक अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी की जाती है। दरवाजे में डबल लॉक्स लगाए जाते हैं। खास अफसरों को ही यहां एंट्री मिलती है। रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर्स को ही यहां पर अफसरों को एंट्री होती है। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर स्ट्रांग रूम में जा सकते हैं और स्ट्रांग रूम की हर एंट्री रिकॉर्ड होती है। यह भी आपको बताऊं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक लाइव फीड सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। अब यहां यह भी आपको बताऊं कि जब भी इन स्ट्रांग रूम्स की सील लगानी होती है या खोलनी होती है, उस समय उम्मीदवार यहां रह सकते हैं, उन्हें पहले से बताया जाता है। सीलिंग डीसीलिंग के समय पोलिंग एजेंट्स भी रह सकते हैं। उम्मीदवार, उनके एजेंट्स बाहर कैंप भी लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे रहे, आप 24 घंटे बैठ सकते हैं, आपको कोई नहीं हटाएगा, आपके एजेंट बैठ सकते हैं, यानी वो हर मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं। अब आपको यह भी बताऊं कि स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर
किस तरह का एक पूरा घेरा होता है, जरा वो भी आपको बता देती हूँ। ईवीएम की 3 टियर सिक्योरिटी होती है जहां पर ईवीएम्स रहती हैं। स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर सीएपीएफ का पहरा रहता है और सीएपीएफ के साथ साथ यहां सीआरपीएफ या आईटीबीपी के जवानों की भी तैनाती होती है। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि लोकल पुलिस या आम आदमी को यहां पर एंट्री उसकी अलाउड ही नहीं है, यहां वो जा ही नहीं सकते। ये पहला घेरा है सुरक्षा का। उसके बाद दूसरा घेरा आता है। अब दूसरा घेरा जो है उसमें राज्य पुलिस का हथियारबंद दस्ता तैनात रहता है। इसी के साथ साथ यहां पर 24 घंटे हथियार से लैस होकर पहरा दिया जाता है। आपको दूसरे घेरे के बारे में बता रही हूं। 24 घंटे हथियार से लैस लोग रहते हैं और ये भीतरी घेरे के बाहर बफर जोन जैसा बनाया जाता है। अब तीसरा घेरा क्या है? स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का सबसे बाहरी घेरा है और तीसरे घेरे में जिला पुलिस के जवान होते हैं। ये बाहर ट्रैफिक भीड़ को कंट्रोल भी करते हैं।